नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक होगी। यूपी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगा महामंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत बीजेपी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिग ब्रेकिंग है। यूपी बीजेपी चुनावों को लेकर के लगातार मंथन का दौर देखने को मिलेगा। मंथन नहीं, इसे महामंथन कहें तो ज्यादा सहजता से समझ में आएगी ये तमाम चीजें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम दिग्गज लोग मौजूद रहने वाले हैं। रणनीति निर्मित होगी कि आखिरकार किस सेट एजेंडे पर काम करना है, आगे बढ़ना है। पहले ही बीजेपी की तमाम मीटिंग्स हुई हैं, उसमें यह डिसाइड हो चुका है कि हिंदुत्व का एजेंडा आगे रहेगा, जिस पर समय समय पर चोट करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। आज सुबह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्तियों के मसले पर भी बातचीत होगी। सीएम लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी 18 और 19 नवंबर को यूपी में ही रहने वाले हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का दौर देखने को मिलेगा। यूपी दौरे पर जाने से ऐन पहले यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहे परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर सीएम धामी ने कहा कि निश्चित तौर से उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से इन विषयों पर भी बातचीत होगी। प्रयास किया जाएगा कि कई सालों से लंबित परिसंपत्तियों के मसले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए और इन पर कोई ठोस निर्णय हो सके। अभी सीएम आवास पर पुष्कर सिंह धामी के साथ सीएम योगी की बैठक चल रही है, आपको बता दें, और बेहद खास है ये बैठक जिसमें धामी और योगी दोनों मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कल शाम, देर शाम जब लखनऊ पहुंचे धामी, तो इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात करी थी। आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी, उनको शिष्टाचार भेंट थी है, उनको तोहफा दिया और शिष्टाचार भेंट के दौरान उनसे बातचीत करते भी नजर आए। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ से खास और अहम मुलाकात, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से धनंजय ढोंडियाल जुड़े हुए हैं, साथ में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे तौकीर का। तौकीर हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या किसी तरीके के सॉल्यूशन होने की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, ये 21 साल पुराना विवाद है। जब उत्तराखंड अलग हुआ था, एक नए राज्य के तौर पर सामने आया था, उसके बाद से एक ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच खींचतान रही है, जिसमें एक हरिद्वार की एक बड़ी जमीन है, करीब 5,500 हेक्टेयर की भूमि है। दिल्ली में कुछ संपत्ति है, कानपुर में है, लखनऊ में है। तो ऐसी संपत्तियां जो जिस पर दावा करता आया है उत्तराखंड, और खास बात है कि कई मामले ऐसे कोर्ट में भी हैं और इसके अलावा कई मामले राज्यों के बीच भी फंसे हुए हैं। इसमें कई अधिकारी उत्तराखंड से आए हैं, अलग अलग विभागों के, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी काफिले में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है वो अपने दस्तावेज पेश करेंगे और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच लंबी वार्ता भी हो रही है। माना जा रहा है कि दस्तावेजों के आधार पर भी कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि इस पुराने मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, ताकि इन भूमियों पर जो राज संपत्ति है वो एक कुछ बड़ा भवन या ऐसा का अधिग्रहण करने के बाद कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, चलिए ठीक है तौकीर, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ। तब तक धनंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय, जिस दौरान पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से निकल रहे थे, किसी कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने करी थी, बहुत सहज भाव से कहते नजर आए कि मैं चाहता हूं कि लंबित पड़ा ये जो मामला है, परिसीमन के समय से लेकर के राज्य के गठन से लेकर आज तक ये मामला लंबित है और इसको समाप्त कर दिया जाए। 600 से ज्यादा कई करोड़ हेक्टेयर भूमि का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के वो कह भी रहे हैं कि फ्लेक्सिबल है। कह रहे हैं कि अगर जितनी जमीन यूपी को रखनी है वो रख ले, कुंभ क्षेत्र की जमीन है वो रख लें, लेकिन बाकी हमें दे दें ताकि ये मसला खत्म हो। बार बार इसी पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल पूजा, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि राज्य अलग होने के बाद लगातार मांगे ये मांग उठती रही है। अलग राज्य होने के बाद लगातार जो मांग उठती रही है कि जो हमारी जो भूमि है, क्योंकि आज भी चाहे वो वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन पूजा लगातार ये मांग उठती रही है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आज देश में चल रही है। दिल्ली में जो सरकार है वो मोदी सरकार है, यूपी में सरकार जो है योगी नाथ की है, उत्तराखंड की बात करें यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो तमाम ये कह सकता है कि जो उत्तराखंड की जनता थी, जनता को ये विश्वास था कि जैसे सत्ता में आएंगे। 2017 में जब उत्तराखंड में सरकार बनी थी तो सबसे पहले जो बैठक हुई है 17 जून को यहाँ पर बैठक हुई है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वो बैठक में यहाँ पर थे, और उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव वो बैठक में रहे। उसके बाद 2018 में फिर दोबारा बैठक की गई, लेकिन पूजा कोई जो मसला हल होना चाहिए था वो हल नहीं हो पाया। आज भी 37 ऐसी नहरें हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर बह रही हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के अधीन है। हरिद्वार की बात करें, जो कुंभ क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो है आज यूपी के उसमें है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी दो बार इस पर बैठक की, और एक बार फिर मुख्यमंत्री हामी है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। तौकीर, क्या लगता है, ट्रिपल इंजन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी पार्टी से आते हैं। योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से आते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो डिमांड भी जायज है, परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। क्या लगता है, रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि फ्लेक्सिबल भी है। सबसे बड़ी बात है कि धामी बहुत फ्लेक्सिबल है इस मसले को लेकर। अब देखिए, 2017 में जब दोनों प्रदेशों में सरकार बनी थी तभी इस मामले का हल निकल सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी थी और उत्तराखंड में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी थी। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का मामला था, एक परिवार में बैठ के इस तरह के मसले को हल किया जा सकता था। लेकिन खास बात है कि अब देखिए पूरे कार्यकाल का जो समाप्ति की ओर है दोनों प्रदेशों का, और ऐसे में भी अगर इस मामले का हल नहीं निकलता है तो आगे काफी अड़चने पैदा होंगी कि अगर राज्यों में सरकारें बदलती हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल वक्त था भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक अहम वक्त था, क्योंकि तीनों जगह पर कोई अड़चन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है तौकीर और धनंजय कि अगर ये पूरे मसले का हल निकलता है तो दोनों ही गवर्नमेंट्स के लिए एक उपलब्धि की तरह भी हो जाएगा, जिसको वो अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और उपलब्धि है जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई है, वो क्या है? उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज, 70% से ज्यादा लोगों ने एक डोज लगवा ली है। ट्रेस, टेस्ट और टीकाकरण की बेहतर रणनीति के लिए देश दुनिया में सराहे जा रहे उत्तर प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टेस्ट और 14 करोड़ 37 लाख करोड़ टीके लगाकर देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। इसके अलावा यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की पहल पर गठित हुए किन्नर कल्याण बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती को बना दिया गया है। प्रदेश के किन्नरों के कल्याण के लिए गठित इस बोर्ड में उपाध्यक्ष समेत कुल 8 सदस्य नामित किए जाएंगे। इसमें उपाध्यक्ष के अलावा प्रदेश के 5 अंचलों बुंदेलखंड, रोहेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्य यूपी के 5 क्षेत्रीय किन्नर प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसके अलावा किन्नरों के कल्याण के लिए काम करने वाली 2 संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। प्रदेश के इस किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए किन्नर समाज के प्रमुख प्रतिनिधि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सोनम चिश्ती का नाम सुझाया था। सोनम काफी लंबे समय से समाज सेवा में लगी हुई हैं और हाल ही में उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की है। आपको बता दें कि बीजेपी का एजेंडा इस पूरे क्रम से समझिए, इन तमाम लोगों को जो सूबे के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा आबादी बताई जाती है किन्नरों की, उनको कन्विंस करने के लिए लगाया जाएगा ताकि जो आगे चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी को फायदा हो सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को गाजीपुर से विजय रथ यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करते नजर आए। रथ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही अखिलेश ने जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए कहा
एक रंग वाले चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। अखिलेश यादव ने, माफ कीजिएगा, कहा कि इस गाजीपुर से उस गाजीपुर बॉर्डर जहां किसान आंदोलन चल रहा है तक अगले विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा। हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। अखिलेश ने लोगों के हुजूम में लहराते झंडों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ लाल, पीला, हरा, नीला हर रंग का इंद्रधनुष दिखाई देता है। भगवा रंग पर हमला करते हुए कहा कि एक रंग वाले किसी के जीवन में रंग नहीं ला सकते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। केशव प्रसाद ने कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जुन्ना रख लेना चाहिए और अपनी पार्टी का नाम जिन्नावादी पार्टी रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में है, 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। भाजपा की यूपी मिशन का केंद्र इस बार काशी रहने वाला है। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस काशी के विकास मंडल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भाजपा प्रदेश को दूसरा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी दिव्य काशी, भव्य काशी, काशी के तहत पूरे 1 महीने तक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही है। यूपी के रण की असल बिसात इस बार पूर्वांचल में ही बिछती नजर आ रही है। भाजपा का पूरा फोकस पूरब पर केंद्रित करने के साथ ही समाजवादी पार्टी भी इस हिस्से में अपना पूरा दमखम दिखाने में जुट गई है। भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म की पर्याय कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली का पर्व शुक्रवार 19 नवंबर यानी कि कल मनाया जाएगा। इस बार की पूर्णिमा तिथि पर 3 राशियों में 2-2 ग्रहों के संचरण का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में दीपदान करने वालों को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और वैभव बढ़ेगा भी। वहीं कर्ज और समस्याओं से निजात मिलेगी। प्रयागराज, हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। 19 नवंबर को हरिद्वार में होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए एसपी यातायात प्रदीप कुमार ने दिल्ली और वेस्ट यूपी की तरफ से आने वाले जो ट्रैफिक है उसका डाइवर्जन भी किया है। ऋषिकुल मैदान में गाड़ियां पार्क होंगी, ट्रैक्टर्स पार्क होंगे, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और काशी में आपको बता दें, दिव्य काशी, भव्य काशी और चलो काशी के नाम से कार्यक्रम का आगाज होगा। देव दीपावली की छटा देखते बनेगी। प्रयागराज में भी मां गंगा मौजूद हैं, संगम तट है, वहां पर भी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आरंभ हो जाएगा आज दोपहर से। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरिद्वार का रुख सबसे पहले करेंगे क्योंकि यहीं से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, कैसी तैयारियां, यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम? बिल्कुल पूजा, कल कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से कमर कर चुका है। हालांकि क्योंकि जिस तरह से प्रशासन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ का अनुमान लगा रहा है कि हरिद्वार जिस तरह श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में हरिद्वार में मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते, तो कल भी हरिद्वार प्रशासन साफ तौर पे रूट डाइवर्ट कर चुका है। पूरी तरह से पूरा मैप बना चुका है ताकि सुरक्षा की दृष्टि कोई भी हरिद्वार प्रशासन के द्वारा चूक ना हो। क्योंकि एसएसपी हरिद्वार ने आज जो है पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा है, अतिरिक्त फौज के लिए जो है मांग की है ताकि सुरक्षा के झापे में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को ना हो। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचते, तो बात की जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल को भी देखते हुए पूरे बॉर्डर जो है हरिद्वार में प्रवेश के लिए खुले रहेंगे और वहां पर जो है गंगा स्नान में जो भी श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाए वहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से जो नियम का पालन किया जाएगा। पूजा, ठीक है, चलिए वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की इस बार छटा बहुत अलग दिखने वाली है। धर्मेंद्र, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कहा जा रहा है भव्य काशी, दिव्य काशी, और इस बार तो बीजेपी के एजेंडे में पूर्वांचल प्रमुखता से है। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा, देव दीपावली तो हर वर्ष बढ़ती है, लेकिन इस बार जो महासंयोग आया है 580 साल बाद,
इसमें स्नान, दान और फिर कल्याण, जो काशी की कहावत कही जाती है, और उसके बाद देर शाम दीपदान, ये कहावतें जो है काशी की संस्कृति और सभ्यता से जोड़ती हैं। और यहाँ पे स्नान दान करने के बाद जो स्नान दान करता है, शिव की इतनी कृपा होती है कि उसको मुक्ति मोक्ष का द्वार मिलता है। तो कहीं न कहीं ये जो 3 दिवसीय काशी महोत्सव, काशी चलो भव्य काशी दिव्य काशी का आयोजन है, इसमें कहीं न कहीं पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी इस आयोजन को मॉनिटरिंग कर रही है और प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली गई है। क्योंकि कल आज देव दीपावली का रिहर्सल होगा और कल सुबह स्नान होगा और देर शाम काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश विदेश से तमाम सैलानी आते हैं और काशी के छठा को निहारते हैं, उसके बाद जाते हैं। पूजा, बिल्कुल, प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आनंद राज। आनंद, आपके पीछे मैं तमाम क्षेत्र देख पा रही हूं, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और संगम नगरी का विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रयागराज से सटा हुआ है भरुआ घाट, जहाँ पर जमुना जी की मंदिर भी स्थापित है और कल का दिन बहुत खास है। महिलाएं और जो श्रद्धालु वहां जाके पूजा पाठ करेंगे, सुबह स्नान और पूजा पाठ का दौर होगा और शाम को दीपदान करेंगे, इस आशय से तो उनके परिवार में सुख शांति की प्राप्ति हो। इसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में काफी जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है और उम्मीद है काफी भीड़ जुटी है और लोगों को इसका मनोकामना के साथ स्नान और दीपदान करेंगे, उनके घर में सुख शांति की प्राप्ति हो और सभी कुछ अच्छा रहे, देश को कोविड-19 से मुक्ति मिले और देश में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इस कामना के साथ लोग कल पूजा पाठ करके दीपदान करेंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगेगी और आस्था की डुबकी के लिए सूबा तैयार है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख देवभूमि का ही करते हैं। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। 28 नवंबर को प्रथम दीक्षांत समारोह होना तय हुआ है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।